हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम विषाणुओं से होने वाले रोग मतलब वायरल जनित जो वायरस से होते हैं उन रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं और उस बिग ट्रिक के साथ कि उसको याद करने की कौन सी ट्रिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो वायरल इन्फेक्शन है क्या। तो जो वायरल इन्फेक्शन जो वायरस संक्रमण होता है, यानी कि यह हमारे शरीर के किसी भी अंग या शारीरिक तंत्रों में हो सकता है। ठीक, जैसे नाक से पानी बहना, गले में दर्द, खांसी, बदन दर्द, साइनस, ये सभी किसके उदाहरण है? वायरस जनित के। और यानी कि जो ये वायरस संक्रमण है, ये हमारे शारीरिक तंत्रों में ही नहीं बल्कि यह एक किसी एक निश्चित स्थान पे भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नेत्र शोथ जो कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू जो अभी बीमारी फैली हुई थी कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा तेजी गति से फैल रहा था। ठीक, तो वह क्या रहा कि एक निश्चित स्थान पे फैल रहा था। तो जो वायरस संक्रमण होता है, तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है, यह हमारे शरीर के किसी भी अंग या एक निश्चित स्थान या शारीरिक तंत्रों में फैल सकता है। ठीक, और यह हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि यह पादप में भी, कवक में भी, यानी ये हर जगह, यानी जो वायरस है, वायरल इन्फेक्शन, ये हर जगह हो सकता है, सभी प्राणियों में हो सकता है। ठीक, तो अगर आप बात करें हम कि इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर। इसके पहले भी हमने जीवाणुओं से होने वाले रोग और संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख ले, क्योंकि उसमें आप लोगों को जीवाणुओं से होने वाले रोग और उसमें हमने एक ट्रिक के साथ बताया था सब कुछ। तो इसकी जो लिंक है यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों की, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, या कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां से भी देख सकते हैं आप। तो चलिए बात करते हैं छोटे, मतलब छोटे से क्या हो जाएगा? छोटी माता। डीएम से हो गया डेंगू। खास से हो गया खसरा रोग। सी से हो गया चेचक। एच से हेपेटाइटिस। ए से हो गया एड्स। पी से हो गया पोलियो। टी से हो गया ट्रिकोमा। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। और आर से हो जाएगा क्या? रेबीज। ठीक, तो ये क्या थी कि जो वायरस से होने वाले रोग तो कौन कौन से हो गए? छोटी माता, डेंगू, खसरा, चेचक, हेपेटाइटिस, एड्स, ट्रिकोमा, इन्फ्लुएंजा एवं पोलियो। तो अब बात करेंगे हम पर्टिकुलर एक रोग के बारे में कि वह कौन सा यानी कि जो छोटी माता है, जैसे छोटी माता की बात करेंगे तो यह किस विषाणु के द्वारा फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, इसके लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या है और इसका उपचार क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए अब पर्टिकुलर हम रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा रोग है? सबसे पहला है पोलियो। तो ये इसमें यह कौन से वायरस की वजह से फैलता है? तो यह फैलता है पोलियो विषाणु की वजह से। तो इसका कारक कौन है? पोलियो विषाणु। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वह प्रभावित हो जाता है। और जो संक्रमण होता है यह किसके द्वारा होता है? तो जल एवं भोजन के द्वारा होता है। अब अगर यदि कोई पोलियो से ग्रसित है तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? तो उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं, टांगे, हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। देखे होंगे कि जो पोलियो से ग्रसित है तो उसमें क्या होता है कि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक,
तो मतलब कि हाथ पैर फूल जाते हैं, काफी फूले फूले दिखाई देते हैं और कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव, मतलब उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। तो इसके उपचार के लिए क्या दिया जाता है? पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप लोगों को स्कूल लेके जाया जाता रहा होगा, या आंगनवाड़ी, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। क्यों? यही पोलियो विषाणु के, यानी कि पोलियो रोग से, यानी कि बचाने के लिए। ठीक। अगले रोग की बात करेंगे। अगला रोग है खसरा। तो ये किसकी वजह से होता है? इसका कारक कौन है? तो यह है मारवेली विषाणु की वजह से। तो इसमें होता क्या है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो खसरा है, खसरा की वजह से हमारा पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। इसमें संक्रमण क्या है, यानी कि यह किसके द्वारा फैलता है? तो जो वाहित रोग, यानी कि जो वाहित रोग होता है, वह विषाणु जो होता है, जब हम नाक से यानी कि स्राव करते हैं, ठीक, तो नाक के स्राव द्वारा यह फैलता है। कौन? खसरा रोग। इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? तो आरंभ में नाक व आंख से पानी बहता है, शरीर में दर्द तथा ज्वर, मतलब कि बुखार बना रहता है, और 3 से 4 दिन बाद यानी कि शरीर पर क्या हो जाते हैं? लाल दाने निकल आते हैं। तो ये किसके लक्षण हो गए? खसरा के। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि हमें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक। अगला रोग है क्या? चेचक। तो चेचक रोग का कारक कौन होता है? तो इसका होता है वेरियोला विषाणु। वेरियोला विषाणु। तो जो चेचक है, तो चेचक की वजह से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। ठीक। अब इससे, यानी कि यह फैलता किसके द्वारा है? तो जब हम, ये तो मेनली ये तो वायु के द्वारा फैल जाता है, या हम सीधे कांटेक्ट किससे करते हैं? रोगी से। तो जो, यानी कि जो चेचक का रोगी है, उससे अगर हम सीधे संपर्क में जाते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में भी ये चेचक फैल सकता है। अब इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो यानी कि ज्वर, यानी बुखार बना रहता है, सिर में दर्द, जुकाम व उल्टियां होती है। फिर 3 से 4 दिनों बाद क्या होता है कि मुंह में लाल दाने निकल आते हैं, और फिर इन लाल दानों में क्या होता है कि पानी भर जाता है। ठीक। फिर जब ये पानी होता है, कुछ दिनों बाद ये फूट जाता है, और फिर ये सूखने पर निशान छोड़ जाते हैं हमारे किसमें? बॉडी में। ठीक। तो इसके लिए, उपचार के लिए क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले हमें रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए, और चेचक का टीका लगवाना चाहिए। तो ये कौन सा रहा? कौन सा रोग है? चेचक रोग। अगले रोग के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला रोग कौन सा है? तो अगला है छोटी माता। छोटी माता का कारक कौन होता है? तो इसका होता है वेरिशेला जोस्टर विषाणु। वेरिशेला जोस्टर विषाणु। ठीक। छोटी माता को और किस नाम से बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के नाम से भी दिया रहता है। ठीक। तो इससे जो छोटी माता है, छोटी माता से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। और संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह श्वास या छींकों के द्वारा, मतलब हम जब श्वसन करते हैं या छींक के द्वारा इसका संक्रमण होता है। ठीक। अब लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं छोटी माता में? कि शरीर पर छोटे छोटे, वही यानी कि जो चेचक के रोग थे वह सेम उसी के जैसे ही लक्षण है, कि शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार बना रहता है, और जोड़ों में दर्द रहता है। इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। ठीक। ताकि उससे ज्यादा और प्रभावित ना हो सके। अगले रोग के बारे में बात करेंगे अब। अगला रोग कौन सा है? अगला है रेबीज। अब यह कौन से वायरस की वजह से फैलता है? तो यह होता है रेबीज विषाणु। रेबीज विषाणु। ठीक। अब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो रेबीज विषाणु है, रेबीज विषाणु हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक। अब इसमें संक्रमण यह होता कैसे है? तो यह ऐसे जानवरों के काटने से होता है जिसमें क्या होते हैं? रेबीज विषाणु उपस्थित होते हैं।
जैसे पागल कुत्ते हो गए, पागल बिल्लियां हो गई, इनमें क्या पाया जाता है? रेबीज विषाणु पाया जाता है, ठीक, रेबीज का वायरस। तो अगर ये काट दे हमको तो उसकी वजह से फैल जाता है। तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सिर दर्द होता है, गले में दर्द तथा हल्का बुखार बना रहता है। और जो घाव है, जहां पे काटे हैं, तो घाव के स्थान पे जलन होती रहती है। और फिर जब रेबीज विषाणु क्या हो जाता है, अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, तो जब चरम सीमा में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि हमें पानी देखते ही डर लगने लगता है, पानी की आवाज से डर लगता है। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया। कई बार हाइड्रोफोबिया के नाम से भी दिया रहता है। तो हाइड्रोफोबिया की क्या बोलते हैं? यानी कि रेबीज, ठीक। तो और फिर क्या होता है कि जब ये और भी अधिक अपनी चरम सीमा में चला जाता है, तो जो रोगी है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए उपचार के लिए क्या करना चाहिए कि जो अगर कोई रेबीज से पीड़ित है तो उसको रेबीज रोधी टीके लगवाना चाहिए। और घाव को साबुन से धोकर शुद्ध कार्बोनिक या नाइट्रिक अम्ल से दाग देना चाहिए, ठीक। तो एक कौन सा रोग रहा? रेबीज। अगले रोग के बारे में बात करेंगे। अगला रोग कौन सा है? गलसुआ। और ये इसको और मम्स के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये फैलता किसकी वजह से है? इसका कारक कौन है? तो मम्प वायरस है, मम्प्स वायरस। इससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो इससे हमारी लाल ग्रंथि प्रभावित होती है। अब ये संक्रमण होता कैसे है? तो जो विषाणुओं का प्रसार है, मतलब कि जो मम्प्स वायरस का प्रसार होता है, वह रोगी की लार से होता है, ठीक। तो इसमें हमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो प्रारंभ में तो झुरझुरी, यानी कि झुंझुनाहट टाइप के, झुरझुरी टाइप के बनी रहती है, ठीक। और सिर दर्द एवं कमजोरी आती है। फिर 1 से 2 दिन बाद क्या होता है कि बुखार रहता है। और बुखार आने के बाद क्या होता है कि कान के नीचे जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक, यहाँ पे जो पैरो यहाँ पे क्या आती है, उसपे सूजन आ जाती है, ठीक। फिर आप लोग अगर आप लोगों को हुआ हो कभी या बचपन में देखे होंगे कि एक पट्टी जाते हैं दुकान से, एक पट्टी लेके आते हैं और वो पट्टी लगाया करते हैं, ठीक। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए और टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर आप लोगों को गलसुआ हो गया हो तो किसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए? टेरामाइसिन का। इसका उपचार है। अगले रोग के बारे में बात करेंगे। अगला रोग कौन सा है? तो अगला रोग है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। अब ये इसका जो कारक होता है वह कौन होता है? तो इसका होता है टोगा विषाणु। ये किसके, कौन से वायरस की वजह से फैलता है? तो टोगा वायरस की वजह से। अब इसमें संक्रमण कैसे होता है? तो जो एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर होता है, तो उसके काटने से हमें कौन सा रोग होता है? चिकनगुनिया होता है। तो इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? हमें तेज बुखार हो जाता है, जोड़ों में दर्द और अर्थराइटिस हो जाता है। इसके लिए उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें मच्छरों से बचना चाहिए। इसीलिए मच्छरदानी का उपयोग करो। और कई वो, यानी कि घरों में, यानी कि गाँव में देखे होंगे कि कई मच्छरों की, यानी कि इन्फेक्शन ज्यादा ना हो, यानी कि मच्छर ज्यादा ना फैले, उसके लिए छिड़काव भी कहते हैं, ठीक। तो वो भी हमें करना चाहिए। अगला रोग, अगला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? पीलिया रोग, ठीक। अब ये इसका कारक कौन होता है? कौन से विषाणु के माध्यम से ये फैलता है? तो यह होता है हेपेटाइटिस विषाणु, विषाणु। हेपेटाइटिस विषाणु, मतलब यह हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। तो इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता है हमारा यकृत, ठीक। अब ये संक्रमण कैसे होता है? तो ये खाने की वस्तुओं के द्वारा होता है और रुधिर आदान के द्वारा, मतलब कि जब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जाता है, तो उसके माध्यम से भी यह फैल जाता है, ठीक। तो इसमें लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं कि जो आंखें होती है और जो हमारी पूरा त्वचा, यानी कि हमारी पूरी जो स्किन है, हमारी पूरी बॉडी होती है, वह कैसी हो जाती है? पीली कलर की हो जाती है, ठीक। और जो पेशाब है, पेशाब भी कैसा यानी निकलता है? पीला निकलता है।
लक्षण क्या होता है कि जो तिल्ली होती स्प्लीन होती है उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है और भूख नहीं लगती है। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए कि यकृत के इंजेक्शन लेने चाहिए, दही, गन्ने का रस और हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। ठीक। अगला रोग है क्या? एड्स रोग। तो इसका कारक कौन सा होता है, कौन से वायरस की वजह से? तो इसका होता है HIV। ठीक। ह्यूमिनो ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से फैलता है। अब इसमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें से होता है श्वेत रक्त कणिका। ठीक, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वह यानी कि इससे प्रभावित हो जाती हैं। अब ये संक्रमण होता कैसे है? तो रुधिर आदान के द्वारा होता है, वही ब्लड ट्रांसफर के द्वारा, यौन संबंधों के प्रसार से और संदूषित सिरिंज से भी इसका संक्रमण हो सकता है। या और एक और है कि जब आप लोग दाढ़ी बनवाने शेविंग करवाने जाते हो, तो अगर एक ही ब्लेड से हमारी सेविंग किया और दूसरे उसी ब्लेड से दूसरे में भी सेविंग कर दिया, तो क्या होता है कि अगर हमारा थोड़ी सी कट गया या कुछ भी हो गया तो ब्लेड हमारा रहा उसी ब्लेड में, और उसी ब्लेड से अगर उसके में चला गया तो यानी कि ब्लेड का क्या हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके माध्यम से भी हो सकता है। ठीक। तो लक्षण क्या दिखाई देता है इसमें कि जो खून का संचार है वह अव्यवस्थित हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और शरीर जगह जगह पर फूल जाता है। ठीक। तो देखो, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई तो क्या होता है कि अगर हमें कोई छोटी सी भी बीमारी हो गई तो यानी कि हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा, तो यानी कि जो छोटी सी भी बीमारी है वो भी हावी हो जाती है। ठीक। और अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका कोई सीधा उपचार नहीं है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा असुरक्षित जो यौन संबंध है उनसे बचना चाहिए। ठीक। और रुधिर आधान की पहले जांच कर लेनी चाहिए। और वही है कि हमें कि जब हम सेविंग करवाने जाएं तो हमें यानी कि बोल दिया जाए नाई से ही कि भाई आप दूसरी ब्लेड को यूज करो। ठीक। अब अगला जो वायरस है वह कौन है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इसका कारक कौन है? तो यह फैलता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा की वजह से फैलता है। ठीक। तो इससे जो प्रभावित अंग है, कौन प्रभावित होता है? तो हमारी श्वास नली प्रभावित हो जाती है। अब यह संक्रमण कैसे होता है? तो यह संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ उसके द्वारा फैलता है। इसमें लक्षण हमें खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द बना रहता है। ठीक। इसके उपचार के लिए हमें एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहे वायरस से होने वाले रोग। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवकों से होने वाले रोगों के बारे में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक जरूरी कि अगर आप लोगों की इसकी पीडीएफ देखो, आप लोगों की स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस, आप हमारे चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोगों की इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।